द फिल्म की शुरुआत 1850 से होती है। साथ ही एक प्रसिद्ध राइटर दिखाई देता है। यह लेखक स्थानीय नहीं है, बल्कि किसी से मिलने के लिए यात्रा करके आया है। यह लेखक एक रेजिडेंस का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां रहने वाली महिला लेखक से कहती है कि वह लौट जाए, क्योंकि वह उसे कोई कस्टमर समझ रही थी। हालांकि लेखक महिला को अपने बारे में बताता है, मैं एक लेखक हूँ, कोई ग्राहक नहीं। इस पर महिला दरवाजा खोलते हुए उसे तुरंत पहचान लेती है और कहती है, आप लेखक हैं जिन्होंने मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। इस महिला के पति का नाम थॉमस था। थॉमस एक सीनियर सिटीजन थे, जिनसे लेखक एक कहानी के बारे में पूछने आया था। लेकिन जैसे ही लेखक थॉमस से मिलता है, थॉमस उसे ताना मारता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो? लेकिन लेखक थॉमस के गुस्से को नजरअंदाज कर देता है। वह थॉमस से कहता है कि वह एक सच्ची कहानी सुनने आया है। इस पर लेखक थॉमस को पैसे भी ऑफर करता है, मैं तुम्हें अपनी सारी कमाई दूंगा अगर तुम वह सच्ची कहानी सुनाओ। लेखक अपनी पूरी पेमेंट थॉमस के सामने रख देता है, लेकिन थॉमस इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और लेखक से कहता है, जाओ और सरकारी हिस्ट्री देखो, तुम्हें वहां से वह कहानी मिल जाएगी। लेकिन लेखक कहता है, मुझे वह सच्ची कहानी तुम्हारे मुंह से सुननी है, मुझे सरकारी हिस्ट्री नहीं चाहिए। यह सुनकर थॉमस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लेखक को वहां से जाने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि उसे कुछ भी नहीं पता। चिंतित लेखक वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन थॉमस की पत्नी उसे जाने नहीं देती। थॉमस की पत्नी अपने हस्बैंड्स एटीट्यूड के लिए लेखक से माफी मांगती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वह अपने पति की बातों को दिल पर न ले। वो बताती है कि थॉमस ने वह कहानी आज तक किसी से भी शेयर नहीं की, यहाँ तक कि खुद उससे भी नहीं। थॉमस की पत्नी अपने हस्बैंड से उस घटना की कहानी सुनाने का आग्रह करती है जिसका सामना उन्होंने किया था। आखिरकार थॉमस अपनी वाइफ्स रिक्वेस्ट पर कहानी सुनाने के लिए राजी हो जाता है। एक और कारण यह है कि वे बहुत गरीब थे और उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, जिससे थॉमस को सहमत होना पड़ा। राइटर को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें उस हद तक कहानी सुनाऊंगा जितना तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना संभव होगा, क्योंकि यह कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ट्रेजेडी थी। थॉमस बताता है कि यह उसकी जिंदगी की एक घटना थी जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। अब थॉमस अपनी कहानी सुनाने लगता है। इन 1820 एक समय जब समंदर में वेल्स का शिकार किया जाता था, उनके रेयर ऑयल के लिए लोग अक्सर वेल ऑयल का व्यापार करते थे, और यहाँ तक कि समुद्र में जाने वाले शिप्स में किसके पास ज्यादा ऑयल आएगा, इस पर जुआ भी खेलते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम ओवन था इंट्रोड्यूस्ड होता है। ओवन एक व्हेलिंग कंपनी में काम करता था और उसकी एक पत्नी थी, यानी वह अपनी लाइफ से संतुष्ट था। ये वही व्हेलिंग कंपनी थी जिसके लिए ओवन काम करता था, और वह कंपनी व्हेल ऑयल ट्रेडिंग के लिए स्थापित की गई थी। ओवन कंपनी के ओनर से मिलता है, जो उसे बताता है कि वे समुद्र में एक बहुत महंगा शिप भेज रहे हैं वोलिंग के लिए और उसे शिप हेड के रूप में हायर कर रहे हैं। ये जानकर ओवन कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले उससे वादा किया था कि अगली बार उसे कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन वो अपने बात से मुकर जाते हैं, क्योंकि वे किसी और को हायर कर रहे थे जिसका नाम जॉर्ज था, जो कंपनी के मालिक का बेटा था। कंपनी वेलर फिर से ओवन से वादा करते हैं कि वे अगली बार उसे कैप्टन बनाएंगे, और ओवन की सैलरी उसकी क्षमताओं की वजह से बढ़ा दी जाती है। इसलिए ओवन उनके साथ अग्री कर जाता है और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, जो गारंटी करेगा कि वह अगली बार कैप्टन बनेगा। फिर देखा जाता है कि ओवन सेलिंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ओवन की पत्नी उसके जाने से खुश नहीं है और उसे वादा करने के लिए कहती है कि वह जल्द ही सुरक्षित लौट आएगा। वह उसे एक लॉकेट पहनाती है ताकि वह अपने वादे को याद रखे। इसके बाद वही लड़का जॉर्ज, जो कैप्टन था, दिखाई देता है। उसका पिता उससे कहता है, मेरे बेटे जाओ और विजय होके लौटो। फिर सभी वेलर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, जहां सिटी की भीड़ उन्हें विदा करने के लिए जमा होती है। एक यंग बॉय जिसका नाम थॉमस है, वो भी वहां दिखाई देता है। हाँ, वही यंग स्टोरी टेलर जो अब बूढ़ा हो गया है। थॉमस पहली बार समुद्र में वेलिंग के लिए जा रहा था। ओवन का बचपन का दोस्त भी उसी शिप पर था,
साथ में दूसरे फ्रेंड्स भी थे। इसके बाद कैप्टन जॉर्ज और ओवेन आपस में मिलते हैं और उनके बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज कैप्टन होने के नाते ओवेन पर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन ओवेन कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि वह सबॉर्डिनेट था और जॉर्ज कैप्टन था। फिर वे सेलिंग शुरू करते हैं और शिप एक दूरी पर सेलिंग के दौरान प्रॉब्लम का सामना करता है। ऐसा लगता है कि शिप फंस गया है, लेकिन ओवेन अपनी स्किल्स का यूज करके रिस्की सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। ये स्पष्ट है कि ओवेन ऐसा कर सकता था क्योंकि वह एक्सपीरियंस्ड था, लेकिन कैप्टन जॉर्ज इसके विपरीत था, जिसमें स्किल्स और कैपेबिलिटी की कमी थी। वह ओवेन की स्किल्स को देखकर जलन महसूस करता है, इसलिए वह रात के खाने की मेज पर ओवेन से बदला लेता है, उसे यह कहकर डिग्रेड करता है, तुम एक लेमैन और एक किसान के बेटे हो। ओवेन इस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वह कोई एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए वह वहां से चला जाता है और अपने साथियों से कहता है, हमें सुबह जल्दी उठना होगा। उस शिप पर देखा जाता है कि लेमैन को अवॉइड किया जाता था और उन्हें लोअर माना जाता था। अगले दिन जॉर्ज फिर से ओवेन को कमांड करता है, जिसे ओवेन अनिच्छा से ओबे करता है। फिर ओवेन समुद्र में एक स्टॉर्म देखता है। वह जॉर्ज से शेयर करता है कि आगे एक स्टॉर्म है जो उनके लिए खतरा हो सकता है और शिप को रिट्रीट करने का सुझाव देता है। लेकिन ओवेन से डिसएग्री करते हुए जॉर्ज उन्हें सी स्टॉर्म की ओर सेल करने का कमांड देता है। स्टॉर्म में फंसने के बाद ओवेन चिल्लाता है कि शिप को जितनी जल्दी हो सके रिट्रीट किया जाए, लेकिन जॉर्ज अपनी डिसीजन को सही दिखाते हुए शिप को स्टॉर्म की ओर सेल कराता है, उनकी जान और शिप की सेफ्टी को खतरे में डालते हुए। किसी तरह वे स्टॉर्म से बच जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओवेन को सभी के सामने माफी मांगने का आदेश देता है और वे शिप को आइलैंड की ओर सेल करेंगे, जिसका मतलब था कि वे बिना वेलिंग के रिट्रीट करेंगे। लेकिन ओवेन जॉर्ज को समझाने की कोशिश करता है कि वे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, क्योंकि कई लोगों की जिंदगी उस ऑयल पर डिपेंड करती है जिसे वे लेकर वापस आ रहे हैं। ओवेन जॉर्ज को मना लेता है और वे रिट्रीट करने के बजाय सेलिंग जारी रखते हैं। फिर कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है। वे समुद्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां वेल्स की अबंडेंस थी। वे वेलिंग के लिए तैयार होते हैं और ओवेन एक वेल पर अटैक करता है। पहले तो वेल अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह बचा जाए, लेकिन आखिरकार वह मारा जाता है। वे वेल को शिप पर खींचते हैं और उसका ऑयल निकालना शुरू करते हैं। थॉमस को वेल के अंदर भेजा जाता है उसकी छोटे होने की वजह से। कई दिन सफल हंटिंग में बीत जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो और वेल्स नहीं देखते और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके खाने के सामान की कमी होने लगती है। वह समुद्र में एक आइलैंड पर रुकते हैं जहां उन्हें एक कैप्टन मिलता है जो भी वहां वेलिंग के लिए आया था। वो उन्हें अपनी आखिरी हंटिंग स्टोरी बताता है, एक्सप्लेनिंग कि वो समुद्र के हार्ट में पहुंच गए थे जहां उन्हें सबसे बड़ा वेल मिला, जिसे ग्रेट वेल के नाम से जाना जाता था। हालांकि ग्रेट वेल ने उनके शिप पर अटैक किया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और कैप्टन का हाथ और बाजू फ्रैक्चर कर दिया। उसके कंपेनियंस भी मारे गए थे, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं लेते, यह सोचते हुए कि वह कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी बना रहा है। इसलिए कैप्टन वहां से चला जाता है। हालांकि अब वे लालची हो गए हैं, उस समुद्र के हिस्से की ओर सेलिंग करने की इच्छा रखते हैं जहां ग्रेट वेल होने की बात कही गई थी। इसके बाद वे उस जगह की ओर सेल करते हैं। कहानी फिर 14 महीने बाद होती है। लंबे सफर के बाद वे आखिरकार उस समुद्र के हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां ग्रेट वेल होने की बात कही गई थी, अपने वेपन्स और बोट्स के साथ। जैसे ही वे आगे जाते हैं, ओवेन की बोट पर कुछ अटैक करता है, जिससे वे पानी में गिर जाते हैं। पहली बार वे ग्रेट वेल को देखते हैं जो कैप्टन के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। ग्रेट वेल शुरू में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओवेन के कंपेनियंस जो अभी भी बोट में बैठे थे, उन्हें मौका मिलते ही वो एक वेल पर अटैक करते हैं, उसे मारने में सफल होते हैं। लेकिन ग्रेट वेल इसे नोटिस कर लेता है और सीधे उनके शिप पर अटैक कर देता है, जिससे शिप डूबने लगता है। जॉर्ज, जो अपनी बोट से यह सब देख रहा होता है, सभी को आदेश देता है कि वे शिप को छोड़ दें क्योंकि वह डूबने वाला है। सभी बोट्स में सवार हो जाते हैं, जो भी एडिबल चीजें मिलती हैं उन्हें लेकर। अगले सुबह वे समुद्र के नक्शे का निरीक्षण कर रहे होते हैं,
लेकिन वे फिर से एक सी स्टॉर्म में फंस जाते हैं। इस स्टॉर्म में ओवेन का बचपन का दोस्त बुरी तरह घायल हो जाता है। समय बीतता है और ओवेन अपने घायल दोस्त की देखभाल करता है, जबकि बाकी कंपेनियंस उसे एक बर्डन के रूप में देखते हैं। फिर कहानी 1 महीने बाद की होती है, जहां उनकी सभी एडिबल चीजें खत्म हो चुकी हैं और वे मौत के कगार पर होते हैं, सबसे बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। एक दिन उनके एक साथी को जमीन दिखाई देती है। आशा की किरण महसूस करते हुए वे उस जमीन की ओर बोट चलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचते हैं, ओवेन को कुछ फील होता है। यह वही ग्रेट वेल था जो उनकी बोट्स को नुकसान पहुंचाता है। वे आखिरकार समुद्र की लहरों की मदद से किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति जानवरों से बेहतर नहीं होती, क्योंकि वे उस आइलैंड पर जो भी मिलता है उसे खाकर जीवित रहते हैं। जॉर्ज अपने साथियों से आग जलाने को कहता है, यह उम्मीद करते हुए कि कोई गुजरने वाला शिप इसे देखेगा और उन्हें बचाएगा। यह एक बंजर आइलैंड था जहां वे रुके हुए थे। एक दिन वे खाना ढूंढते हुए एक गुफा पाते हैं, जहां उन्हें कई ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं, यह संकेत देते हुए कि पहले भी वहां कुछ लोग फंसे थे और कभी बचाए नहीं गए। उन्हें डर लगता है, इसलिए वे अपनी डैमेज्ड बोट्स की मरम्मत करने और वहां से निकलने का फैसला करते हैं। उनमें से कुछ, जिनमें ओवेन का बचपन का दोस्त भी शामिल है, आइलैंड पर ही रहने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ओवेन अपने दोस्त से वादा करता है कि वह मदद लेकर लौटेगा। फिर 48 दिनों बीत जाते हैं। उनकी सिचुएशन और भी खराब हो चुकी होती है और वे किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके एक साथी की मृत्यु भूख के कारण हो जाती है और उसके शरीर को समुद्र में फेंकने के बजाय वे उसे खाने का फैसला करते हैं ताकि जीवित रह सके। यह उनको करके बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वे बेबस थे, ऐसी गंभीर स्थिति में फंसे हुए थे, इसलिए वे अपने साथी के मांस को खाते हैं और जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। फिर कहानी वापस वह प्रेजेंट में आती है, जहां बूढ़ा थॉमस अपनी पत्नी की ओर शर्म से देखता है। थॉमस की पत्नी उसे गले लगाते हुए रोने लगती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो जिंदा थे। फिर कहानी में वापस दिखाया जाता है कि उन्हें बोट में अब 71 दिन बीत गए थे। अब उनकी भूख से हालत खराब हो गई थी। तभी वो एक भयंकर गेम खेलते हैं, जिसमें जो हार गया उसे मरना पड़ेगा, जिससे बाकी के लोग उसे खा सके। जिसमें इस बार जॉर्ज हार जाता है और अपने आप को गोली मारने को बोलता है, पर उसका कसिन इस बात पर राजी नहीं था। जिसमें जॉर्ज उसे समझाता है, पर उसका कसिन अपने आप को गोली मार देता है। तभी उनको वेल दिखती है। ओवेन उसको मारने ही वाला था, पर वेल की आंख में चोट देख के नहीं मारता, और ऐसे ग्रेट वेल भी चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। समंदर में एक शिप जॉर्ज की बोट को देखती है। तभी उन्हें उस बोट में जॉर्ज के साथ कुछ ह्यूमंस के कंकाल भी मिलते हैं। अब 90 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ओवेन और जॉर्ज की बोट अलग हो चुकी थी। बाद में एक दिन थॉमस को एक शिप नजर आते ही वह ओवेन को बताता है और वो शिप इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। अब ओवेन और थॉमस सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां ओवेन को थॉमस मिलता है और वो उसको एक वेल की बोन वाला लॉकेट निशानी के रूप में देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओवेन की बीवी उसको मिलने के लिए भाग के आती है। वो अपने पति को सही सलामत देख के खुश थी। बाद में ओवेन वेल कंपनी के ऑफिस में जाके सब कुछ सच सच बताता है जो जॉर्ज ने किया था। पहले जॉर्ज मना कर रहा था, पर बाद में सब सच बोल देता है। कंपनी के लोग उसे एक मंदगणन कहानी बताते हैं। अब ओवेन को एक नई लाइफ मिली थी, जिसकी वो सही से शुरुआत करता है। वादे के मुताबिक ओवेन अपने दोस्त के पास एक रेस्क्यू शिप भेजी थी, बट अब उसका दोस्त मर गया था। यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। ये स्टोरी सुन के राइटर बोलता है वो इस पे बहुत सही नोवेल लिखेगा। बाद में ये नोवेल बहुत फेमस होती है। यहीं पे मूवी भी एंड होती है। गाइस, अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती ही रहेंगी।